ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना सब्जेक्ट, ज्योतिष, ठीक है। अभी आप लोग मेरे साथी हो दूसरे ज्योतिष में, बट जो इनिशियल फेज यानी जितने भी ज्योतिष अभी चल रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, उसका जो रूट है ना वो बृहद पराशर होरा शास्त्र, ठीक, जिसको आज की डेट में वैदिक ज्योतिष की तरह जानते हैं लोग, और वैदिक ज्योतिष से ही पहचानते हैं। अभी पहली बात ये समझ लो कि वैदिक ज्योतिष करके कोई ज्योतिष है नहीं। ज्योतिष वेद का एक अंग है, ठीक। जे- वेद जब आप पढ़ोगे ना, वेद के अंदर टोटल 6 अंग दिए गए, शिक्षा, छंद, व्याकरण। उस हिसाब से ज्योतिष जो है ना, छठा अंग है वेदों का। वो ज्योतिष हम क्यों पढ़ते हैं? पहले तो ये ज्योतिष को बोला है ज्योति ईश, यानी ईश्वर की जो ज्योति है, ईश्वर की जो ज्योति है वो है ज्योतिष, ठीक है। ज्योतिष से आप अपने आने वाले टाइम के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो, और क्या हमें वहां पे प्रिकॉशंस लेने हैं और कैसे हमें आगे का जीवन जीना है, वो ज्योतिष से बेहतर और कोई सब्जेक्ट आपको नहीं बता सकता। तो मेरी आवाज तो क्लियर है ना सबको? जी सर। बिल्कुल सर। ठीक। देखो, अब ज्योतिष हमें पराशरी क्यों पढ़ना है और क्यों उसको ज्यादा से ज्यादा समझना है, क्योंकि आप इसका जब आप संधि करोगे ना, बृहद पराशर होरा शास्त्र। बृहद का मतलब है डेप्थ, यानी इतना गहरा कि क्वेश्चन भी कम पड़ जाए उसके साथ, इसीलिए उसको बृहद बोला गया। पराशर, पराशर क्यों बोला गया है? जस्ट सेकंड। पराशर इसलिए बोला गया क्योंकि पराशर मुनि जिन्होंने ये इन्वेंट किया, इन्होंने डिस्कवरी की ज्योतिष की, इसके लिए पराशर। होरा यानी 1 घंटा, और शास्त्र यानी नॉलेज। तो आप 1 घंटे को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, इतनी डेप्थ है बृहद पराशर होरा शास्त्र, ठीक है। वो समझेंगे हम आगे जाके, जब टाइम मिलेगा तब। बट आज से हम पराशरी ज्योतिष स्टार्ट करेंगे। उसके पहले थोड़ा और मैं आपको डिटेल देना चाहूंगा ज्योतिष सब्जेक्ट के ऊपर। सबसे पहले बृहद पराशर होरा शास्त्र, क्योंकि यहीं से ही सारे ब्रांचेस निकले हुए। जैमिनी ज्योतिष बोलो आप, भृगुनंदी नाड़ी बोलो, केपी एस्ट्रोलॉजी बोलो, लाल किताब बोलो, सबके रूट्स यहाँ से ही है। बृहद पराशर होरा शास्त्र, पराशर जी ने देखा ब्रह्मांड के अंदर कि क्या चीजें हैं, ठीक है। और वो देख के उन्होंने कितने ग्रह है, कितने ग्रह है, कितने स्टार्स है यानी नक्षत्र है, कितनी राशियां हैं, वो सारा आइडेंटिफाई करके एक साइंस बनाया। कि जिस साइंस की समझ से दो चीजें हमें जानने को मिलेगी। एक तो व्यक्ति पास्ट लाइफ में कैसे कर्म करके आया, इस लाइफ में वो क्या करने वाला है, और इस लाइफ में उसको पास्ट लाइफ के कितने कर्म भुगतने हैं, और वो किस हिसाब से इसका जीवन आगे बढ़ाए। तो वो बृहद पराशर होरा शास्त्र है, यानी ज्योतिष से पता चलेगा। देखो, बृहद पराशर होरा शास्त्र ना, समझ लो कि फादर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। जब तक आप उसके रूट्स को नहीं समझोगे, जब तक आप उसको सही ढंग से नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको दूसरी स्ट्रीम, नो डाउट, उनका दुक्का तिक्का प्रिडिक्शन तो कर लोगे, बट जो ज्योतिष की गहराई है ना वो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए बृहद पराशर समझना बहुत जरूरी है। और जब आप वो बुक्स पढ़ोगे ना, तो उसमें भी कोई ऐसा लेक्चर नहीं है, उसमें शिष्य और गुरु का संवाद ही। और उसमें फिर सारी डिटेल्स, ये ब्रह्मांड में कैसे चल रही है चीजें, वो सारी पराशर जी ने बताइए उनके शिष्य मैत्रेय को, ठीक। तो अभी देखो, बृहद पराशर यानी अपना ज्योतिष है ना, ज्योतिष के पिलर्स कितने हैं उसके ऊपर बात करेंगे। कि कितनी चीजें हमें इसमें समझनी चाहिए कि हम पराशरी ज्योतिष कर पाए, ठीक। तो सबसे पहले तो ना, हाउसेस, हाउसेस और कुछ नहीं है, ये आपके लाइफ के डोमेन, यानी टोटल 12 हाउसेस होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, प्लेटफॉर्म, यानी आपके जीवन में जो भी घटनाएं होने वाली है ना, हर एक हाउस पर्टिकुलर घटना का रिस्पॉन्सिबल है। वो उस इवेंट का सिग्निफिकेशन कैरी करके चल रहा है। और जब हम प्रिडिक्ट करते हैं, तो हम राशि देखते हैं, ग्रह देखते हैं, हाउसेस देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, और फिर प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ये इवेंट कैसे डिलीवर होगा। तो सबसे पहले तो हाउसेस आता है 12।
उसके बाद है प्लेनेट, जो कि 9 है। सही में आप देखो तो 9 प्लेनेट्स नहीं है, टोटल 16 प्लेनेट है। ठीक है, उसकी मैं बात करूंगा। बट कुछ का ना यूज नहीं करते लोग। अभी 9 प्लेनेट्स के ऊपर ही पूरी एस्ट्रोलॉजी चल रही है। सूर्य बेस्ड कुछ उपग्रह है, शनि के बेस्ड कुछ उपग्रह बेस्ड, यानी जो शनि से संबंधित उपग्रह है और सूर्य से संबंधित उपग्रह है। सूर्य से संबंधित उपग्रह जो है, ठीक है, व्यतिपात आता है, इंद्रचाप आता है, उपकेतु आता है, धूम आता है। ठीक है, तो फिर जो शनि के संबंधित है वो घंटी, गुलिक, मांडी, वो उपग्रह है, वो कुछ कुछ केसेस में यूज होता है। वो भी हम पढ़ेंगे। अभी के लिए 9 प्लेनेट है। ठीक। उसके बाद राशि, 12 राशियां होती है। ठीक है, और चौथा जो पिलर है वो है नक्षत्र, जो कि होते हैं 27। टोटल 28 होते हैं, बट 28वां नक्षत्र नहीं लिया जाता, 27 नक्षत्र का ही यूज होता है। 28वां नक्षत्र अभिजित नक्षत्र है, वो केवल मुहूर्त के लिए यूज होता है। ठीक है, तो वो ज्योतिष की गणना में उसका कोई उल्लेख नहीं है, मुहूर्त के लिए उल्लेख। ठीक। अभी इसको ना आप ऐसे समझ सकते हो, जो ये 12 भाव है, तो जो 12 भाव है ना, उसको आप ये समझ लो कि ये आपकी लाइफ के डोमेन, यानी मान लो किसी के हेल्थ के बारे में देखना है तो फर्स्ट हाउस देखेंगे, किसी के धन के बारे में देखना है, वेल्थ के बारे में देखना है तो सेकंड हाउस देखना पड़ेगा, किसी का कम्युनिकेशन, किसी का साहस, किसी की करेज देखनी है तो थर्ड हाउस देखेंगे, किसी का सुख, कितना सुखी होगा इंसान, फोर्थ हाउस देखा जाएगा। उस हिसाब से आपके लाइफ के पर्टिकुलर इवेंट इन हाउसेस के ऊपर है। ठीक है, अभी आपको सिंपल एग्जांपल से मैं समझाऊं तो अभी के लिए इतना समझ लो, ये जो हाउसेस है ना, हाउसेस वो प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म यानी जिसके ऊपर काम करना है। ठीक है, एक आपको जो प्लेटफॉर्म मिलता है ना काम करने के लिए, वो हाउसेस। प्लेनेट को आप एक्टर कंसीडर करो, कि जो एक्ट करते हैं, एक्टिंग करते हैं। ठीक है, एक्टर। और राशियों को आप ये समझो रोल, कि क्या रोल दिया गया है, यानी एक एक्टर है उसको रोल क्या दिया गया, तो इससे आपको ना बहुत आइडिया मिल जाएगा। और जो नक्षत्र है ना, नक्षत्र उसकी स्ट्रेंथ दिखाए, उस एक्टर में कितनी जान है। ठीक है, तो ऐसे आप डिकोड कर सकते हो कि भाई एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टर किस वे में रोल अदा करेगा। हम वही समझते हैं ना कि भाई इस घर में सूर्य बैठा है, इस राशि में बैठा, तो ये फल देगा। अंडरस्टूड? कोई गैप है समझने में? मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया आप। यस। ठीक। जी। तो अभी प्लेटफॉर्म को समझना सबसे पहले जरूरी है कि इन 12 घरों से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। तो आज के क्लास में हम जो बात करने वाले हैं ना, वो प्लेटफॉर्म की यानी हाउसेस की बात करने वाले हैं, कि भाई किस हाउस से क्या चीजें देखी जाती है। ठीक है, और उसके बाद हम प्लैनेट्स को समझेंगे, उसके बाद हम राशियों को समझेंगे, फिर हम आगे जाके मित्रता, शत्रुता, जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पराशरी ज्योतिष के, वो समझेंगे। ठीक है, तो टोटल इसमें भी 12-15 क्लास में वो जो आपका आगे का जो क्लासेस है ना, टोटल 33-37 क्लास, वो आप करते जाना, रिकॉर्डिंग देखते जाना। बट हाँ, इतना तो आपको समझा दूंगा कि आगे जो हम अभी जेमिनी पढ़ रहे हैं ना, उसमें आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, जी। तो आज हाउसेस की बात करते हैं, हाउसेस से स्टार्ट करते हैं। सबको क्लियर दिख रहा है ना इसके अंदर? जी सर। यहाँ पे कौन है जिसको हाउसेस के बारे में पूरा पता नहीं है? बताओ, बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कंफ्यूजन हो या कोई भी चीज। बट देखो, हम पहले से पढ़ रहे हैं तो ढंग से ही पढ़ते हैं। सबसे पहले ऐसा एक चार्ट होता है। ठीक है, ऐसा एक चार्ट होता है जो आपके कुंडली को दिखाता है, इसको कुंडली बोलते हैं। टोटल 12 ग्रह होते हैं। यहाँ पे 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर लिखा होगा। ठीक है, वो नंबर किसका है? वो राशि का नंबर है। गलती ये मत कर लेना कि यहाँ पे मान लो 3 लिखा है तो आप इसको थर्ड हाउस समझो, नहीं। ये पहला घर है जिसके अंदर 3 नंबर की राशि है। तो जब भी चार्ट देखो तो इस हिसाब से देखना है। ठीक। तो हाउस के कभी नंबर नहीं होते। दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए हाउस यही रहेगा, पहला हाउस यही रहेगा, फर्स्ट हाउस, सेकंड यही रहेगा, थर्ड यही रहेगा, फोर्थ यही रहेगा, उस हिसाब से चलता जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। टोटल 12 घर होते हैं। ठीक।
अभी ये जो फर्स्ट हाउस है ना, यहाँ पे चाहे नंबर कोई भी लिखा हो, वो छोड़ दो, अभी नहीं देखने की जरूरत है। जो फर्स्ट हाउस होता है, अगर एक लाइन में उसको देखे, एक लाइन सिर्फ एक ही हमें उसको शब्द देना है, तो हम क्या देंगे पता है? तन। ठीक है, ये आपका तन भाव है। तन भाव यानी आपकी बॉडी। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें तो फर्स्ट हाउस से आपकी पर्सनालिटी, आपके ट्रेड्स, आपका कैरेक्टर, आपका माइंडसेट, आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी, ठीक है, कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा हो, व्यक्ति किस नेचर का हो, वो सारी चीजें फर्स्ट हाउस से रिवील होती। ठीक, और जब आयु की गणना करते हैं तब भी फर्स्ट हाउस को लिया जाता है, क्योंकि आयु किसकी हमें कैलकुलेट करनी है, वो फर्स्ट हाउस यानी आपकी लगन की। दूसरी एक चीज, इसको लगन भाव भी बोलते हैं। आपने सुना होगा ना लगन। तो लगन भाव यही होता है। ठीक है, कि भाई मिथुन लग्न का व्यक्ति है, सिंह लग्न का व्यक्ति है, तो कैसे? यहाँ पे 5 नंबर होगा तो उसे हम सिंह लग्न कहेंगे। यहाँ पे 2 नंबर होगा तो उसे हम वृषभ लग्न कहेंगे। लग्न भाव कुंडली का यही होता है। फर्स्ट हाउस इज योर लग्न। सेकेंड हाउस को अगर रिवील करना हो, सेकेंड हाउस एक शब्द में, तो वो है धन। ठीक है, इसे धन भाव बोलते हैं। सेकेंड हाउस से लोग सेकेंड हाउस को वेल्थ एक्यूमुलेशन का समझते हैं, बट जीवन में जितनी भी चीजें आप इकट्ठा करते हो वो सेकेंड हाउस से देखी जाती है। चाहे फिर वो वेल्थ यानी पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, आपकी सोचों का संग्रह हो। ठीक है, आप जो भी चीज आपके अंदर इकट्ठा कर रहे हो ना, वो सारी चीज सेकेंड हाउस से ही देखी जाए। दूसरा, सेकेंड हाउस में आपकी फैमिली आती है, आपका परिवार, आपका कुटुंब। सेकेंड हाउस से बचपन में आपको क्या संस्कार मिले वो भी सेकेंड हाउस ही रिवील करेगा। मान लो किसी का सेकेंड हाउस है और सेकेंड हाउस को जुपिटर देख रहा है ना, तो वो ब्लेस्ड व्यक्ति है, क्योंकि ये इंश्योर करता है जब भी जुपिटर सेकेंड हाउस को देखता है कि भाई व्यक्ति को चाइल्डहुड में, बचपन में अच्छे संस्कार मिलेंगे। जब भी, चाहे फिर वो रेट्रो हो या कुछ भी हो, वो छोड़, दृष्टि मतलब दृष्टि। जब भी गुरु सेकेंड हाउस को देखेगा, वो उसको इतना तो इंश्योर कर देगा कि व्यक्ति को बचपन में अच्छे संस्कार मिलेंगे, एक धार्मिक वातावरण मिलेगा। ठीक है, एक रिलीजियस उसको एटमोस्फियर मिलेगा कि जहाँ पे उस व्यक्ति का अच्छे से घटता हो। सेकेंड हाउस आपकी बोली की है, स्पीच है, आप क्या बोलते हो, कैसा बोलते हो। ठीक है, वो भी सेकंड हाउस से हम देख सकते हैं। कुंडली देख के बता सकते हैं सामने वाले की स्पीच कैसी हो, वो कैसी बातें करता हो, उसके अंदर कितनी घृणा है, या वो कितने अच्छे से, कितनी मधुरवाणी से बात करेगा, वो सारी चीजें सेकंड हाउस बता देगी। सेकंड हाउस से ईटिंग हैबिट्स भी देखी जाती है कि व्यक्ति क्या खाएगा, क्या पिएगा, उसका इंटरेस्ट क्या है खाने पीने को लेकर, वो सारी चीज सेकंड हाउस से पता चलेगी आपको। ठीक। थर्ड हाउस, इसको एक लाइन में डिफाइन करें तो वो है पराक्रम। व्यक्ति के अंदर साहस कितना होगा, कितना मेहनती होगा वो, जो उसको चैलेंजेस आने वाले हैं उसके सामने डट के खड़ा रहेगा या डट के खड़ा नहीं रहेगा, उस चैलेंजेस से भागेगा, वो सारा थर्ड हाउस रिवील करेगा। थर्ड हाउस आपको बता देगा कि व्यक्ति के पास कितना सामर्थ्य है आगे बढ़ने के लिए। या तो वो आगे बढ़ेगा जीवन में, या फिर उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कैसा उसका रहेगा जीवन, जीवन में मेहनत कैसी रहेगी, वो सारी चीज थर्ड हाउस बताएगा। थर्ड हाउस आपको ये भी बताएगा कि वो व्यक्ति, देखो थर्ड हाउस मीडिया का भी है, मूवी का भी है, तो मूवी में इंटरेस्ट, कौन सी मूवी में इंटरेस्ट है व्यक्ति को, वो भी थर्ड हाउस बताता है। मीडिया यानी कम्युनिकेशन का कोई भी जरिया आप ले लो, वो सारी चीज थर्ड हाउस है। चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो प्रकाशन हो, न्यूज़पेपर हो। ठीक है, मीडिया की कोई भी बात आएगी तो वो थर्ड हाउस से देखी जाएगी। संचार का कोई भी काम, संचार कौशल, वो सारा थर्ड हाउस है। पत्रकारिता थर्ड हाउस से देखी जाती है। आपका पड़ोस, आपकी पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति कैसा होगा, वो थर्ड हाउस बताएगा। आपकी कुंडली से ये पता चल जाएगा कि पड़ोसी अच्छे हैं, बुरे हैं, शैतान है, कैसे है, वो भी आपकी पत्रिका से ही पता चलेगा। तो आपके आपके पड़ोस में जो भी व्यक्ति आ रहा है ना, वो भी आपकी कुंडली बता देगी कि भाई पड़ोस में कैसे व्यक्ति रहने को आने वाले। रिलेटिव्स की बात करें तो थर्ड हाउस से आपके छोटे भाई बहन, सिबलिंग्स देखे जाते हैं। ठीक है, बॉडी की बात करें तो आपके जो शोल्डर्स हैं वो थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। ठीक। तो और भी कई सारी चीजें, बट अभी के लिए इतना ही, मुझे जो जो याद आ रहा है वो मैं बताता जा रहा हूँ आपको। मैक्सिमम मैंने कवर कर लिया थर्ड हाउस के अंदर क्या क्या चीजें आती। फोर्थ हाउस है सुख भाव। आपके जीवन में सुख कैसा रहेगा वो फोर्थ हाउस बताएगा। आपके फोर्थ हाउस को देख के
व्यक्ति ये जज कर सकता है कि भाई इस इंसान के घर में सुबह शाम आरती हो रही है या सुबह शाम कलह मचा हुआ है, वो फोर्थ हाउस बता देगा। बहुत इजी, सिंपल इतना देखना है फोर्थ हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है। ठीक है, नेचुरल, बेनिफिक, मेलेफिक वो आगे हम पढ़ेंगे, बट फोर्थ हाउस रिवील कर देगा कि आपके घर का एटमोस्फियर क्या है, क्योंकि डोमेस्टिक एनवायरनमेंट जो होता है, यानी आप जहाँ रहने वाले हो उस रहने वाली जगह के ऊपर एटमोस्फियर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, वो फोर्थ हाउस होता है। फोर्थ हाउस से रिलेटिव्स की बात करें तो मदर, माता का विचार आता है कि फोर्थ हाउस मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो माता के लिए रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी चीजें बताई जाएगी, तो वो उसके लिए फोर्थ हाउस आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ हाउस लग्जरी को दिखाएगा, आपके जीवन में कितनी लग्जरी आपको मिलेगी, प्रॉपर्टी कितनी आप बिल्ड करोगे। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक की जो पढ़ाई है वो भी फोर्थ हाउस से देखी जाती है। फोर्थ हाउस रिटेल प्रॉपर्टीज, आपकी जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में वो सारी चीजें आ गई, रिटेल कमर्शियल, वो सारी चीजें फोर्थ हाउस से देखी जाती है। वैसे अभी मैं, चलो पहले हाउसेस बता देता हूँ, फिर उसके कारक ग्रह के बारे में भी बता दूँ। ठीक, तो फोर्थ हाउस से इतनी चीजें, यानी लग्जरी, सुख भाव, आपका सुख, जीवन में व्यक्ति कितना सुखी होगा वो फोर्थ हाउस बताएगा। फिफ्थ हाउस संतान भाव, पांचवें घर से सबसे प्रोमिनेंट चीज है आपके बच्चों के बारे में पता चलेगा। अगर बच्चों के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आपको फिफ्थ हाउस देखना है। ठीक है, आपके लव अफेयर्स, आपका प्यार, आपका प्रेम, सारी चीजें फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस ये रिवील करेगा कि आपने आपकी पास्ट लाइफ में कैसे कर्म किए, पूर्व पुण्य भाव, पास्ट लाइफ के जो भी आपके कर्मा है वो फिफ्थ हाउस से देखे जाएंगे। इसीलिए काफी सारे लोग फिफ्थ हाउस में जो राशि पड़ी हो ना, उसका जो लॉर्ड हो उसको वो लोग आ, ये मानते हैं इष्ट देव। ठीक, तो फिफ्थ हाउस मंत्रोच्चार का भी है, यानी मंत्र साधना का भी है। आप मंत्रा चैंटिंग वगैरह जो करते हो वो भी फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है। एजुकेशन, एजुकेशन के लिए प्रॉपरली फिफ्थ हाउस को स्टडी करना बताया पराशर ज्योतिष में। ये जब भी लर्निंग की बात आए तो फिफ्थ हाउस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कोई भी काम हो वो भी फिफ्थ हाउस से देखा जाएगा। क्योंकि देखो फिफ्थ हाउस क्या है, क्रिएटिविटी। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ संतान का ही जन्म होता है, किसी भी चीज का जन्म अगर आप देख रहे हो तो वो फिफ्थ हाउस देखना है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या चीज है, आप कोई नई चीज इन्वेंट कर रहे हो ना। ठीक, तो इसीलिए वो फिफ्थ हाउस से देखा जाएगा। मान लो किसी का एट्थ लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है, फिफ्थ लॉर्ड एट्थ में बैठा है, अगर व्यक्ति रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएगा तो बहुत अच्छा काम करेगा, नहीं तो उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि अच्छा हाउस नहीं है। फिफ्थ हाउस से बुद्धि देखी जाती है, अष्टम भाव से अनैतिकता देखी जाती है। मैक्सिमम केसेस में हो सकता है व्यक्ति की बुद्धि अनैतिक हो, या तो फिर वो ऐसा कोई काम करे डिफॉर्मेशन के चलते उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। ठीक, वो आगे की बात है, समझेंगे वो सारी चीजें, बट मैं बता रहा हूँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट की कोई भी चीज है तो फिफ्थ हाउस से देखी जाए। सिक्स हाउस आप सबको बताए, ऋण, कर्जा जो आप लेते हो वो सिक्स हाउस से देखा जाता है। आपके एनिमीज, ठीक है, रोग, रिपू, ऋण, ये स्पेसिफिक लाइन है छठे घर को लेकर, कि भाई आपका जो भी कर्जा है वो छठे घर से देखा जाएगा, आपके दुश्मन छठे घर से देखे जाएंगे। ठीक है, आपको बीमारी क्या होने वाली वो भी छठा घर बताएगा। छठे घर से फाइनेंस का बिजनेस भी देखा जाता है, डे टू डे बेसिस पे आप क्या काम करोगे, आपका डेली रूटीन भी छठा घर है। आप क्या इंप्रूवमेंट लाओगे अपने जीवन में, क्या इम्प्रोवाइज करोगे, ठीक है, वो भी छठा घर बताएगा। आपकी जॉब छठा घर बताएगा, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, सारी चीजें छठा घर देखना पड़ेगा। छठे घर से सेवा भी देखी जाती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें छठे घर के अंदर आती है। एक्सीडेंट्स भी छठे घर से देखे जाते हैं। सेवेंथ हाउस साथी का है, ये आप खुद हो, ये आपका साथी है। तो सेवेंथ हाउस की जब बात आए, रिटेल सेक्टर सेवेंथ हाउस में आएगा, सेवेंथ हाउस से देखा जाएगा रिटेल एक्टिविटीज। आपका पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, यानी इतना समझ लो आपकी मैरिड लाइफ और बिजनेस के लिए ये हाउस प्रोमिनेंट है। सेवेंथ हाउस को स्टडी किए बिना आप बता ही नहीं सकते किसी की मैरिड लाइफ के बारे में या किसी की बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में। और ये अगर आप देखोगे तो 10वें से 10वां है।
तो पोजीशन ऑफ अटेनमेंट, जीवन में क्या पोजीशन व्यक्ति हासिल करेगा, उसके लिए भी सेवंथ हाउस देखा जाता है। मैक्सिमम केस में सेवंथ हाउस मैरिड लाइफ एंड बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए देखा जाता है। एट्थ हाउस की बात करें, जिससे बहुत सारे लोग डरते हैं, उसको आयु का घर कहा गया है एक लाइन में देखे तो। बट आप देखोगे वो नाइन्थ हाउस से 12वां घर है। नाइन्थ हाउस नैतिकता है, ये अनैतिकता है, ठीक है। तो जितने भी अनएथिकल काम है ना, वो सारे एट्थ हाउस में आते हैं। तंत्र मंत्र साधना सारी चीजें एट्थ हाउस में आती है। रिसर्च का कोई भी काम हो एट्थ हाउस में आता है, क्योंकि गूढ़ रहस्य जिसमें शामिल हो ना, ठीक है, जहाँ पे कुछ खोजना हो, वो सारा एट्थ हाउस है। दूसरा, सेकंड हाउस में एक चीज लिख लो, सेकंड हाउस में ज्वेलरी आएगी, एट्थ हाउस में जेमस्टोन्स आएंगे। जनरली लोग यहाँ से जेमस्टोन और ज्वेलरी कहते हैं सेकंड हाउस से, बट वो सही नहीं है। स्टोन कहाँ होते हैं, जेमस्टोन जमीन के अंदर होते हैं ना, पाताल में होते हैं। तो वो एट्थ हाउस पाताल है, सिक्स हाउस पाताल है, बट एट्थ हाउस यानी वो जमीन के नीचे की चीज जिसको शोधना है, जिसको खोजना है। तो जेमस्टोन्स अगर हम स्टडी करेंगे तो वो एट्थ हाउस से करेंगे। एट्थ हाउस में इंश्योरेंस का काम आता है। अन इनकम जितनी भी, जहां पे भी जो भी मीन्स में शामिल हो, वो सारी चीजें एट्थ हाउस में, जैसे इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस हमें वो पैसा देता है जिसके लिए हमने अर्निंग नहीं की, ठीक। फिफ्थ हाउस में स्पेक्यूलेशन आता है, यहाँ पे लॉटरी आती है, जुआ आता है, ठीक। तो स्टॉक मार्केट की बात होगी, हम फिफ्थ हाउस देखेंगे। लॉटरी जुआ की बात होगी, एट्थ हाउस देखा जाएगा। एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी एट्थ हाउस से देखी जाएगी। कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम हो, मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी काम हो, इंजीनियरिंग का कोई भी काम हो, वो सारी चीजें एट्थ हाउस से देखी जाएगी, आठवें घर से, ठीक। नाइन्थ हाउस, पिता, भाग्य, गुरु, ठीक है। नाइन्थ हाउस आपके फादर को दर्शाता है, आपके गुरु को दर्शाता है, आपके रिचुअल्स को दर्शाता है, आप, आपका जो होम एनवायरनमेंट है ना, ठीक है, उसमें धर्म का कितना बल है, वो नाइन्थ हाउस बताएगा। सारे रिचुअल्स जो आप फॉलो करते हैं वो नाइन्थ हाउस से देखे जाएंगे। ये समझ लो इतना कि जो फिफ्थ हाउस है ना, वो कॉन्शियसनेस है, ये हायर कॉन्शियसनेस है। यहाँ पे लर्निंग है, यहाँ पे हायर लर्निंग है, ठीक है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए हायर लर्निंग के लिए, कि भाई बच्चे ने बीकॉम कर लिया है, अभी बीए कर लिया, अभी वो एमबीए पढ़ना चाह रहा है, जनरली लोग फिफ्थ हाउस देखते हैं। हायर लर्निंग की बात है, नाइन्थ हाउस की कंडीशन देखो कैसी है, नाइन्थ हाउस अच्छा है बुरा है, नाइन्थ हाउस के अंदर कौन सा प्लेनेट है, ठीक। तो नाइन्थ हाउस देखा जाता है हायर लर्निंग के लिए। लॉन्ग ट्रैवल जितने भी होते हैं, नाइन्थ हाउस। थर्ड हाउस में शॉर्ट ट्रैवल है, नाइन्थ हाउस में लॉन्ग ट्रैवल, ठीक। ये आपका सम्मान है, टेंथ हाउस। लोग कहते हैं प्रोफेशन, लोग कहते हैं आपका जो भी कुछ लोग पिता भी मानते हैं, पिता का स्थान भी मानते हैं। बट ये आपका ना सम्मान है। पब्लिक के अंदर आपकी क्या इमेज होगी ना, आपका टेंथ हाउस रिवील करेगा, लोग आपको कैसे देखते हैं। दूसरा, आपकी वर्किंग स्टाइल, यानी आपके पास जो भी काम है, क्योंकि आप एक चीज समझो, टेंथ हाउस को करियर कैसे लोग बोल सकते हैं, ये करियर यानी आपका वर्किंग स्टाइल है कि आप किस पैटर्न से काम कर रहे हो। सुबह से लेकर शाम तक आपका पैटर्न, हर एक व्यक्ति का एक पैटर्न होता है, ठीक है। तो आप किस पैटर्न से काम कर रहे हो, आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, वो टेंथ हाउस बताएगा। बाकी जॉब की बात है तो सिक्स हाउस, बिजनेस की बात है तो सेवेंथ हाउस, यही चीज, ठीक है। दूसरा, केंद्र के जितने, वो बाद में अभी बताऊंगा, हाउसेस का जो डेफिनेशन है वो भी बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझो, ये आपका सम्मान है, आपका वर्किंग स्टाइल है, आपका प्रोफेशन, यानी आप किस लिहाज में काम करोगे, वो सारा आपका ये बता देगा टेंथ हाउस, ठीक। इलेवंथ हाउस जो है, वो आपके रिश्तेदार दिखाता है, ठीक है। आपकी सोसाइटी, आपका नेटवर्किंग, आपके बड़े भाई बहन, वो इलेवंथ हाउस है। छोटे भाई बहन थर्ड हाउस, इलेवंथ हाउस में बड़े भाई बहन आएंगे, ठीक। आपकी सोसाइटी, सर्कल, फिर जो एनजीओ वगैरह चलती है ना, वो सारी इलेवंथ हाउस, इलेवंथ हाउस से देखा जाए। यहाँ पे जो प्लेनेट बैठा है ना, वो डिकोड कर लेगा कि आपके दोस्त कैसे होंगे, आपकी सोसाइटी कैसी होगी, आपका सोशल कनेक्शन कैसा होगा, वो इलेवंथ हाउस से पता चल जाए, ठीक। और ओवरऑल लाइफ में आपको जो लाभ होने वाले हैं, इसको लाभ भाव बोला गया, लाभ भाव, ठीक है। आपको जीवन में जितने भी गेन्स होने वाले हैं ना, वो सारे गेन्स इलेवंथ हाउस से देखे जाएंगे। अभी आ जाता है ट्वेल्थ हाउस पे, इसको मोक्ष
मोक्ष यानी मुक्ति, क्योंकि सारी इच्छाएं जब पूर्ण हो जाती है व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है, इसीलिए 11th के बाद 12th आता है और 12th में मोक्ष को रखा गया है। इसीलिए 12th हाउस को आइसोलेशन भी बोला गया कि व्यक्ति अकेला हो जाता है। ठीक है, एक्चुअल में वो अकेला नहीं होता, वो अपनी अल्टीमेट फ्रीडम में आ जाता है। किसी का 12th हाउस आप देखोगे बहुत प्रोमिनेंट होगा ना, तो उसको दुनिया की कोई चीज पड़ी नहीं होगी, वो अपने आप में मस्त रहेगा। इसीलिए केतु का घर बोला गया इसको, फकीर का घर, जिसको दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, उसको सिर्फ मुक्ति चाहिए, वो मुक्ति के आनंद में ही रहने वाला व्यक्ति। ठीक। तो 12th हाउस से मोक्ष देखा जाता है, मुक्ति देखी जाती है। मुक्ति कब होती है इंसान की? जब वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो बंधन में क्या आता है? पैसा, परिवार, सारी चीजें 12th हाउस में आती हैं। जब पैसा परिवार से व्यक्ति छूट जाएगा, बंधनों से मुक्त हो जाएगा, सोसाइटी से कट हो जाएगा, तो उसको मुक्ति मिलनी ही मिलनी। इसीलिए 12वें घर को लॉस भी बोला गया है, कि उसके पास कोई चीज नहीं रहने वाली, जो भी चीजें वो चली जाएगी। ठीक। 12th हाउस से इन्वेस्टमेंट भी देखा जाता है। 12th हाउस से जो आपके बेड प्लेजर है, आफ्टर मैरिज आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, वो यहाँ से देखी जाएगी 12th हाउस से। 12th हाउस से आपका घर का स्टोर रूम भी देखा जाता है। अभी एक टिप देता हूँ आपको, घर का जाके स्टोर रूम चेक करो, अगर फुल पैक्ड है, जैसे ही हमने दरवाजा खोला और दो तीन टेडी बेयर गिर गए अपने ऊपर, तो समझ लो कि आपका 12th हाउस सही काम नहीं कर रहा है। आपके 12th हाउस को सही करने के लिए उसको ना 75% तक ही भरो, 25% खुला रखो, आने जाने का फ्लो बना रहे ऐसा रखना, आपका 12th हाउस बैलेंस रहेगा। ठीक है, 12th हाउस ज्यादा परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो 12th हाउस वो सारी चीजें हैं। अभी बॉडी की बात करें, तो ये तो सेल्फ ही है पूरा। ठीक है, आपका हेड, ये जो हेड है ना, हम्म। यहाँ यहाँ से यहाँ का, वो फर्स्ट हाउस है। सेकंड हाउस में क्या आएगा? आपकी स्पीच आएगी, गले तक का भाग। थर्ड हाउस में मैंने आपको बता दिया, आपके शोल्डर्स आएंगे। फोर्थ हाउस हार्ट वाला भाग। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मून को रखा है, मदर को रखा है, हृदय, आपका हृदय जो है वो फोर्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस आपका एब्डोमिनल है। ठीक है, सिक्स हाउस एब्डोमिनल और जो आपके प्राइवेट पार्ट है उसके बीच का जो भाग है जहाँ पे बेल्ट पहनते हैं, वो सिक्स हाउस। सेवेंथ और एट्थ में प्राइवेट पार्ट्स आएंगे। नाइन्थ हाउस जो है वो आपकी थाई है। ठीक है, थाई। टेंथ हाउस है वो घुटने है। इसीलिए आप जनरली देखना, जिसका सेकंड मून 10th हाउस में होगा, 11th हाउस में इकट्ठा बैठा ना, उसकी मदर को घुटनों का पेन होगा ही होगा। ठीक। 11th हाउस घुटनों से लेके पाँव के बीच में जो होता है ना मसल, वो 11th हाउस में होता है। 12th हाउस यानी आपके पैर के तो जो तलवे होते हैं, वो 12th हाउस में है। ठीक। तो मोटा मोटा अभी एक बॉर्डर व्यू से मैंने आपको बताया कि एक हाउस के अंदर क्या क्या चीजें आती है। और मान लो किसी के पिता के बारे में कोई क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे? 9th हाउस देखो। किसी के करियर को लेके सवाल है तो तीन हाउसेस देखोगे आप, 6, 7 और 10। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। सेल्फ की बात आएगी, व्यक्ति के नेचर की बात आएगी, तो आप फर्स्ट हाउस देखोगे, सबसे पहले उसका लग्न भाव देखोगे। उसके वेल्थ की बात आएगी, सेकंड हाउस को हम स्टडी करेंगे। ठीक। उसका पराक्रम की बात आएगी, करेज की बात आएगी, हम थर्ड हाउस को देखेंगे। उसके सुख की, प्रॉपर्टी की बात आएगी, हम फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस देखेंगे। फिफ्थ हाउस संतान की बात आएगी, लर्निंग की बात आएगी, क्रिएटिविटी की बात आएगी, तो फिफ्थ हाउस को देखेंगे। रोग ऋण रिपू की बात आएगी, यानी दुश्मन, एनिमीज, डिसीज। ठीक है, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, सिक्स हाउस को हम स्टडी करेंगे। यहाँ से पार्टनरशिप को देखेंगे, मैरिड लाइफ हो या फिर बिजनेस पार्टनरशिप। ठीक। अभी हाउसेस को ना कुछ नाम दिए गए। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा जो पराशर जी ने कहा कि कुंडली का बेस है, वो कुंडली का धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण। ठीक है, धर्म त्रिकोण में कौन कौन से हाउसेस आएंगे? एक, पांच, नौ। ठीक है, ये कुंडली का धर्म त्रिकोण है। इसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर ये अच्छा है ना कुंडली के अंदर, तो बाकी के कुछ आगे पीछे भी होंगे ना, तो वो सेटल हो जाएंगे, बट धर्म त्रिकोण मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है अर्थ त्रिकोण, 2, 6, 10। अर्थ त्रिकोण यानी पैसों के लिए देखा जाए, व्यक्ति के करियर के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, तो बट ऑब्वियस हम दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर देखेंगे। इसलिए उसको अर्थ त्रिकोण में रखा गया कि व्यक्ति भाई अर्थ पाने के लिए कितनी मेहनत करेगा। तीसरा है काम त्रिकोण, 3, 7, 11। ठीक है, यहाँ से व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है।
यहाँ पे वो पब्लिक के साथ डील करता है, और अच्छे से अगर डील की होगी तो यहाँ पे उसको गेन्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी काम इच्छा है, आपकी जितनी भी काम की इच्छा है उसकी पूर्ति, यानी आपका जो काम है ना, डिजायर, वो 3 7 11, ठीक है, उसको काम त्रिकोण बोला है। और फिर है मोक्ष त्रिकोण, उसमें आते हैं 4 8 12। ठीक है, 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। 4th हाउस ना, समझ लो कि आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, यानी आपका मन, एक तो घर, घर का एनवायरनमेंट भी है, और मन, मन के अंदर क्या चीजें चल रही वो 4th हाउस रिवील कर गया, यानी आपके इमोशंस को जो कैरी करके चल रहा है वो 4th हाउस है। 8th हाउस आपके डीप इमोशंस है, जो कोई जल्दी से देख नहीं पाएगा। ठीक है, डीप इमोशंस अगर किसी व्यक्ति के, आपको देखना है, आप ज्योतिषी हो तो आप उसका 8th हाउस देख के बता सकते हो कि ये व्यक्ति कितने स्पिरिचुअल थॉट्स रख रहा है, या फिर इसके अंदर बहुत ही वियर्ड इमोशंस है। 12th हाउस है कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय चेतना, जिसको कोई पाम नहीं सकता, इसीलिए इसको असीम बोला गया। इसीलिए बुध को यहाँ पे अच्छा नहीं बोला गया, क्योंकि बुध क्या है ना, कैलकुलेटिव माइंड वाला है, वो कैलकुलेशन कर रहा है। और ये जो हाउस है ना, असीम है, इसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं हो सकता। इसीलिए बुध जब 12वें में बैठता है ना, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं व्यक्ति के। ठीक है, वो एक डिसीजन पे नहीं आ पाता, वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको कैलकुलेटिव वे में जाना है। और यहाँ पे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सिक्स सेंस से काम कर रहा हो, जो अपने इंट्यूशन से काम कर रहा हो। ठीक है, जिसकी एनर्जी इस ब्रह्मांड की एनर्जी से मिले, ऐसा प्लेनेट चाहिए। तो इसीलिए केतु को यहाँ पे बहुत बढ़िया माना गया, और दूसरा शुक्र को। ठीक, तो ये एक पार्ट है। अभी दूसरे भी है, जैसे कि केंद्र के हाउस और त्रिकोण। केंद्र में कौन से आएंगे, 1 4 7 10। त्रिकोण में आएगा 1 5 9। उसमें भी सबसे पावरफुल केंद्र 10वां घर है, क्योंकि उसको आकाश बोला गया, आकाश। और 4th हाउस है वो पाताल है। और यहाँ पे 9वां घर जो बेस है। इसीलिए जब ये राजयोग बनता है ना, 9th और 10th का कनेक्शन कहीं आ जाता है कुंडली के अंदर, वो व्यक्ति बहुत 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 श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। ठीक है, जब 9th एंड 10th और कनेक्शन बनाए किसी भी तरीके से, कनेक्शन कैसे बनते हैं आगे हम पढ़ेंगे, बट बहुत बहुत अच्छा योग है जब 9th एंड 10th एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है, तो केंद्र के हाउस, त्रिकोण के हाउस, ये क्यों लिखवाया है? पराशर जी ने कहा है कि केंद्र के हाउस और त्रिकोण के हाउस व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, क्योंकि केंद्र के हाउस है वो विष्णु स्थान है, त्रिकोण के हाउस है वो लक्ष्मी स्थान है। ठीक, अभी इसमें ना कुछ रूल आप समझ लो। जब केंद्र के अंदर मेलिफिक, अभी ना यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है पता है? एक नियम है कि भाई केंद्र में शुभ प्लेनेट की शुभता कम हो जाती है, अशुभ प्लेनेट की अशुभता कम हो जाती है। ठीक, तो लोगों ने क्या समझा कि केंद्र के अंदर शुभ प्लेनेट बैठेंगे तो उनकी शुभता कम हो जाएगी, और अशुभ प्लेनेट बैठे तो उनकी अशुभता कम हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। आपको प्लेनेट नहीं देखना है, राशि देखनी है कि केंद्र के हाउस को कौन रूल कर रहा है, किसकी राशि बनी है। ठीक है, मेलेफिक की राशि बनी है तो थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव है वो चीज, क्योंकि क्या होगा, केंद्र में जब मेलेफिक प्लेनेट की साइन होगी ना, तो वो प्लेनेट अपनी जो मेलेफिक इन्फ्लुएंस है वो कम कर देगा, उतनी इंटेंसिटी से नहीं देगा। उसी हिसाब से त्रिकोण में तो वो नहीं, बट केंद्र के लिए ये रूल है। ठीक है, त्रिकोण में तो आप कोई भी ले लो प्लेनेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे पढ़ते जाएंगे आप। बट अभी केंद्र की बात आई थी तो मैंने सोचा बता दूं ये एक रूल। ठीक, कि केंद्र में जब बेनिफिक प्लेनेट की राशि होगी ना, तो वो उसकी शुभता कम कर देगा, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और मेलेफिक की साइन होगी तो वो अच्छा है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि उसके जो मेलेफिक इन्फ्लुएंस है ना, उसमें कमी आ जाएगी। अभी दूसरे कुछ डेफिनेशन है हाउसेस के। मारक, ठीक है, मारक हाउस कौन से होते हैं? 2nd एंड 7th हाउस। ये सब कुंडली में एक ही होता है, 2nd हाउस 7th हाउस मारक भाव कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, आगे हम जैसे पढ़ेंगे इस कोर्स में बता दूंगा। फिर होता है बाधक। तो बाधक ना राशि के स्वभाव के अनुसार अलग अलग होते हैं, जैसे मूवेबल साइंस जितनी भी है, चर राशि, 1 4 7 10, उसमें जो बाधक होगा वो 11th हाउस का होगा।
जितने भी फिक्स साइंस है, 2 5 8 11, उससे अगर लग्न स्टार्ट हो रहा है, लग्न स्टार्ट तो पता चल गया आपको। मान लो यहाँ पे 2 नंबर हो पहले हाउस में, या तो 5 हो, या तो 8 हो, या तो 11 हो, उसके लिए नाइन्थ हाउस लॉर्ड बाधक होगा। अभी देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, पराशर जी ने क्या बोला, नाइन्थ लॉर्ड बहुत अच्छा है। अभी फिक्स साइंस वाले बोलेंगे, फिक्स लग्न वाले को, भाई हमारा तो नाइन्थ लॉर्ड ही बाधक है, तो ये कैसे होगा। तो उसका एक रूल है, जिसका मैंने वीडियो डाला है, आप देख लेना। जो भी बाधक बन रहा हो ना, वो आपका खरेज भी होना चाहिए। अगर वो आपका प्लेनेट खर ग्रह बन रहा है तभी वो बाधा क्रिएट करना करेगा, वरना वो बाधा क्रिएट नहीं करेगा। वो मैं समझाऊंगा आपको कैसे खरेज बनता है। फिर जो ड्यूअल साइंस है, जितने भी 3 6 9 12, उससे अगर आपका फर्स्ट हाउस स्टार्ट हो रहा है तो सेवेंथ हाउस आपका मारक हाउस बनेगा, मारक ग्रह। ठीक है, तो वो अच्छे नहीं होते मारक भाव, क्योंकि उसका एक रीजन है। वो जब उसका टाइम आता है ना, तो व्यक्ति को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। तो मान लो किसी का आयु तो लंबी है, बट 35 36 साल में ये मारक भाव की दशा आ गई, तो क्या होगा, उसकी मृत्यु तो नहीं होगी, बट मृत्यु तुल्य कोई ना कोई ऐसा कष्ट जीवन में आएगा जो मृत्यु के समान हो, मृत्यु तुल्य हो। इसीलिए इसको मारक भाव बोला गया। फिर आते हैं त्रिषणाया। त्रिषणाया, ठीक। त्रिषणाया हाउस में कौन आता है, 3 6 11, इसको पराशर जी ने सबसे बुरे हाउसेस माने। थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, 11th हाउस। ठीक, इसको पापी, पापी ग्रह बोल सकते हो। इनके जो हाउस लॉर्ड हो वो आपकी कुंडली में पापी है, इतना समझ लो। फंक्शनल मेलेफिक, ये मेलेफिक बेनिफिक जो दूसरा क्लास होगा ना नेक्स्ट मंडे अपना, तब मैं समझाऊंगा प्लैनेट्स को लेकर। फिर होते हैं उपचय। उपचय भाव, उसमें ये 3 तो आ ही जाते हैं, एक ऐड होता है, 3 6 10 11। ठीक है, थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। उपचय भाव समय के साथ वृद्धि करता है। कैसे वृद्धि करते हैं, एक तो वो हाउस वृद्धि करता है, प्लस जिस हाउस का लॉर्ड इसमें आके बैठेगा वो भी वृद्धि करेगा, उस हाउस के भाव फलों में भी वृद्धि होगी। ठीक है, अभी कोई, हाँ, और ये तो जो बुक्स की डेफिनेशन है, बाकी लोग जो डरते हैं वो हाउसेस दुस्थान जिनको बोला है, वो है त्रिक भाव। त्रिक भाव में आते हैं 6 8 12, तो आपका ये 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। ठीक है, इन्हें त्रिक भाव बोला गया है। और आपको जो बैलेंस करके चलना है वो त्रिक भाव को ही बैलेंस करके चलना है। ठीक है, तो हाउसेस का मैंने आज आपको बताया, उसके ऊपर कोई क्वेश्चंस डाउट हो तो बताओ। फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्लैनेट्स को लेंगे। है किसी को क्वेश्चन डाउट, जितने हमने भाव समझे उसके उसके ऊपर। बताओ यार, आप लोगों के लिए मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट की है, क्योंकि आप सब लोग पीछे से ज्वाइन हुए ना वो कोर्स में। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। दूसरा कोई। गोपाल सर, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो ना, कोई बात नहीं है, 10 15। सर, ये जो हम जैसे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो ये जो हर जगह पे रेड लाइट्स आती है, कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग उसको तोड़ देते हैं। तो हाँ, वो भी क्या कुंडली से हम जज कर सकते हैं, ऐसे कौन होते हैं कि भाई जो छोड़ देते हैं और कोई रुके रहते हैं, और उससे क्या अच्छा होता है? जब भी फर्स्ट लॉर्ड 6 8 12 में बैठा हो, दो कंडीशन बनेगी। जब फर्स्ट लॉर्ड 6 8 12 में हो और मंगल 6 8 12 में हो, मान लो आपका फर्स्ट लॉर्ड 6th में, मंगल 8th में या 12वें में, या तो आपका फर्स्ट लॉर्ड 8th में, मंगल छठे में या 12वें में, या तो आपका फर्स्ट लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, मंगल छठे या 8वें में, किसी भी एक हाउस में। ऐसे लोग कोई रूल नहीं मानते। ठीक है, व्यक्ति बहुत बदमाश होता है, उसको किसी की पड़ी नहीं। ऐसे लोग करते हैं ये चीज। ठीक सर। नो रूल्स इन लाइफ। धन्यवाद। ठीक, अभी आप एक धन्यवाद सर। चीज, हाँ, आप एक चीज और समझो, आप ना ये जो हाउसेस अभी थे, इसका ना आप इंटरप्रिटेशन करो, कितना बढ़िया मीन जो डिस्कवरी की है पराशर जी ने। फर्स्ट हाउस, 7th हाउस आमने सामने। फर्स्ट हाउस यानी आप,
आप जैसे होंगे आपकी शादी वैसी होगी, आपके व्यक्तित्व के ऊपर आपकी शादी होगी कि भाई आप कैसे हो। ठीक है। सेकेंड एंड एट, आमने सामने। बचपन में अगर अच्छे संस्कार मिले तो पीड़ा कम आएगी, अगर गलत संस्कार मिले तो दुख उतना ही झेलना पड़ेगा अचानक से। ठीक है। सेकेंड हाउस वेल्थ का है, एट्थ हाउस वेल्थ ऑन द मोमेंट आपकी चली जाएगी। थर्ड हाउस, जितना साहस करोगे इतना भाग्य प्रबल होगा। नाइन्थ, थर्ड एंड नाइन्थ। फोर्थ एंड टेंथ, यानी घर में जैसा माहौल होगा ना उस हिसाब से आपका करियर चलेगा, क्योंकि उसका ना इम्पैक्ट बहुत होता है। अगर घर में शांति है ना तो आप प्रोफेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, अगर घर में कलह है तो प्रोफेशन में अच्छा काम नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सर। होता है क्या, नहीं होता है, बताओ। घर में बिल्कुल। अशांति है तो कार्य क्षेत्र में हम्म, क्या करोगे आप। ठीक है। अभी फिफ्थ हाउस, आपकी लर्निंग, आपकी क्रिएटिविटी, आपके रिलेशनशिप जैसे होंगे ना वैसे ही आपकी सोसाइटी बनेगी। इलेवंथ हाउस। ठीक है। फिफ्थ इलेवंथ आमने सामने, यानी अच्छी पढ़ाई करोगे अच्छे गेंस मिलेंगे। ठीक है। सिक्स एंड ट्वेल्थ, बीमारी एंड हॉस्पिटल आमने सामने। ठीक है। या तो फिर ये भी आप कंक्लूड कर सकते हो कि व्यक्ति सेवा करेगा तो मोक्ष उसका निश्चित है, मुक्ति। ठीक। सेवेंथ, फर्स्ट सेवेंथ का बता दिया, तो आप देखो इंटरलिंकिंग देखो कितना बढ़िया। आप जब थोड़ा रिसर्च करोगे ना ज्योतिष के ऊपर, बहुत बहुत ऐसी चीजें आपको पता चलेगी। मीन्स आप ना फिर ज्योतिष में ही डूबे रहोगे और कुछ सूझेगा ही नहीं आपको कि यार कितना ये सॉलिड है। ठीक। बोलो और कोई क्वेश्चन बेसिक्स को लेके कुछ। सर बाधक हमेशा ये देता है या सिर्फ पर्टिकुलर टाइम पे ही देगा? देखो ना, बाधक के लिए दो कंडीशन, पहले तो रियल में वो बाधक है वो जानना जरूरी है। ठीक है। कुंडली में एक डेफिनेशन है कि भाई जितने भी चर लग्न है, यानी 1, 4, 7, 10, इन राशियों से जो लग्न स्टार्ट होंगे उनके लिए इलेवंथ हाउस लॉर्ड बाधक होगा। ठीक। मान लो कि आपकी ना तुला लग्न की कुंडली, ठीक है, तो तुला लग्न यानी क्या हो गया, चर लग्न हो गया, 7 नंबर की राशि से स्टार्ट होगा। तो इलेवंथ हाउस में कौन सी साइन आएगी, 5 नंबर, सिंह राशि, जो सूर्य की। तो एक फर्स्ट लुक से हमें ये पता चलेगा कि भाई सूर्य इस कुंडली में बाधक है। ठीक है। अभी आपको ना उसको रीवेरीफाई करना है। उसके दो रूल है, दो में से कोई भी एक मैच हो गया ना तो फिर वो बाधा क्रिएट करेगा। ठीक है। और वो कब करेगा वो भी बता देता हूं। वो दो रूल क्या है, मैंने अभी वीडियो बनाई है, आप देख लेना बाधक ग्रह के ऊपर, बट अभी इस क्लास में बता देता हूँ। D9 के अंदर चंद्रमा जहां बैठा है, नवांश कुंडली के अंदर चंद्रमा से चौथा घर गिनो, यानी चंद्रमा जहां बैठा है वहां पे फिंगर पॉइंट आउट करो, वो आपका फर्स्ट हाउस होगा। बैठा है वो फर्स्ट हाउस। ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ हाउस में किस कौन सी राशि बनी है। हम्म, मान लो अभी जैसे ये चर लग्न की बात करी मैंने, ठीक है, 7 नंबर हाँ, तुला लग्न से जन्म कुंडली स्टार्ट हो रही है, और किसी की वृषभ लग्न से D9 स्टार्ट हो रहा है, और वृषभ लग्न के फर्स्ट हाउस में मून बैठा है। ठीक है। तो क्या हुआ, फोर्थ हाउस में D9 में कौन सी राशि आएगी, सिंह, सिंह राशि आएगी, सूर्य की राशि। तो फोर्थ हाउस लॉर्ड कौन होगा, सूर्य होगा। तो सन, फिर वो बाधा क्रिएट करेगा। ठीक है। मान लो D9 में नहीं बन रहा है तो दूसरा भी एक आपको चेक करना पड़ेगा, आपका D3 चार्ट। D3 चार्ट के अंदर जो एट्थ हाउस लॉर्ड है, फिर वहां पे चंद्रमा वंद्रमा नहीं देखना है। आठवां घर कौन रूल कर रहा है उतना सिर्फ देख लो, एट्थ हाउस लॉर्ड। ठीक है। अगर एट्थ हाउस लॉर्ड सन बन रहा है, जो कुंडली में बाधक ग्रह है वही बन रहा है, तो फिर वो बाधा क्रिएट करेगा। अभी मान लो कि D3 में भी नहीं बन रहा है, D9 में भी नहीं बन रहा है, तो निश्चिंत हो जाओ, फिर वो बाधा क्रिएट नहीं करेगा। अब बाधा कब क्रिएट करेगा वो समझ लेते हैं। वो जब भी छठे, आठवें, 12वें से जुड़ेगा ना तो आपको ज्यादा ऑब्स्टिकल्स का महसूस होगा कि लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बढ़ गए अभी। ठीक है। या तो 3, 6, 11, 11 तो चलो छोड़ दो, 3, 6, 8, 12, ये ना दूसरा है जन्म कुंडली के, ये भाई आपको चैलेंजेस देंगे, आपको हार्डवर्क के लिए मीन्स उस टाइम पीरियड के दौरान कुछ ना कुछ हार्डवर्क आपको बढ़ाना पड़ेगा आपका। ठीक है। आपको पब्लिक से डील करना पड़ेगा, लोगों से डील करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आएंगे लाइफ के अंदर। तो उस टाइम अगर ये प्लेनेट कहीं से रोल प्ले कर रहा है तो फिर वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। इन शॉर्ट इतना, फिर ये मत समझ लेना कि बाधा यानी हर टाइम वो बाधा ही क्रिएट करेगा, ऐसा नहीं होता। जब उसको स्ट्रेंथ मिलेगी ऐसे हाउसेस की, मेलेफिक हाउसेस की। ठीक है। हाउसेस की स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी, या तो उन हाउस के जो लॉर्ड है उनके साथ कुछ मिलके उसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में आ गया तो उस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ी बाधाएं बढ़ सकती है आपकी।
वो किसी हाउस में बैठा तो उस हाउस को नहीं देगा कुछ? नहीं, वहां पे करेगा ना, वहां पे ही करेगा, कुंडली के 12 घरों में नहीं करेगा। आपका 11 ओ, फ्लोर जाके ओके जिस हाउस में बैठा है ना, उस हाउस के रिलेटेड जो आपको फल मिलने वाला है ना, वहां पे बाधा उत्पन्न होगी। ओके ओके। ठीक? क्योंकि दूसरे जगह तो जा ही नहीं सकता ना। जहाँ जी। पे उसको घर मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है, वही काम करेगा ना, वहां पे ही एक्टिंग करेगा। जैसे हम्म। हमने समझा ना, जी। प्लेटफॉर्म, एक्टर और रोल, या। वही। ठीक। चलो, अभी किसी को कोई क्वेश्चन ना हो तो थोड़ा और एक बेसिक ले लेता हूँ मैं। प्लैनेट्स कितने होते हैं, उनकी राशियां क्या है, उनकी मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, ठीक है। फिर हम आज की क्लास को एंड करेंगे। अभी हमने 12 भावों के बारे में समझ लिया है, और उन 12 भावों से क्या क्या चीजें देखी जाती है वो हमने समझा। प्लैनेट्स टोटल ना 9 प्लैनेट्स होते हैं। सन, मून, मार्स, मर्करी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु। ठीक है। टोटल 9 प्लेनेट होते हैं जिनकी गणना होती है अपने पराशरी ज्योतिष के अंदर। अभी ये जो 2 प्लेनेट है ना, इसको ल्यूमिनरिस बोला गया है। ल्यूमिनरिस यानी प्रकाशक ग्रह, ठीक है, जो प्रकाश देते हैं। ये कॉमन प्लेनेट्स है। मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, इसको पंच तारा ग्रह बोला गया है, पंच तारा। और राहु केतु है वो छाया ग्रह है, इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। ना तो वो सेलेस्टियल बॉडी है, जब आप टेलीस्कोप से देखोगे आपको 7 ही प्लेनेट दिखेंगे, राहु केतु नहीं दिखेंगे। राहु केतु क्या है, मून की नॉर्थ और साउथ नोड से। ठीक है। तो वो एक छाया ग्रह है, छाया ग्रह की तरह एक्ट करता है। तो जिसके साथ होंगे, जैसे होंगे वैसे हो जाएंगे और वैसे रिजल्ट देंगे। अभी सन एंड मून में अभी कुछ नंबर्स लिखता हूँ साथ में। राहु केतु के पास कोई नंबर नहीं है। अभी समझो, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे है, तो मैं उस प्रॉपर्टी का ऑनर। उसी हिसाब से जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड 12 राशियों में फैला हुआ है, एक गोल चक्र है जिसकी 12 राशि है, एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आते हैं। ठीक। तो जो राशि है ना, ये समझ लो ये प्रॉपर्टी है, 5 नंबर की प्रॉपर्टी सन की है, सूर्य की, यानी जो सिंह राशि। इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, सिंह को बताओ कोई, मैं बोलता लियो। है लियो। 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 ठीक है। तो लियो का मालिक सन है, प्रॉपर्टी ओनर। लियो का प्रॉपर्टी ओनर कौन है, सूर्य। कैंसर, कर्क राशि का मून है। ठीक। ये ना, ये बहुत झगड़ा करता है, मार्स मंगल बहुत एग्रेसिव हो जाता है। तो फिर किंग ने क्या बोला कि भाई ठीक है, तू 2 प्रॉपर्टी रख ले, एक मलाड में भी रख ले, एक बोरीवली में भी रख ले। ठीक है। तो इसके लिए उसको मेष राशि दी गई, वृश्चिक राशि दी गई, 2 प्रॉपर्टी का मालिक। मंगल को मिल गया तो ये मरकरी भी क्या है, छोटा बच्चा है, बोला कि मैं क्यों ना लूं भाई, सेनापति को मिल रहा है तो मैं तो प्रिंस हूँ, राजकुमार हूं, मैं भी 2 रख। तो फिर उसने भी ले ली। जेमिनाई और कन्या, यानी मिथुन और कन्या, उसका कौन लॉर्ड बन गया, मरकरी लॉर्ड उसका बन गया। ठीक। उसी हिसाब से फिर जुपिटर को लगे सर मैं तो मंत्री हूँ, तो मुझे भी 2 चीज तो चाहिए। एक चीज से मेरा क्या होने वाला है, वैसे मेरा पेट बड़ा है, मेरे आप देखोगे बॉडी शेप भी बहुत बड़ी। तो जुपिटर को 2 राशि दी गई, धनु राशि और मीन राशि, सेजिटेरियस एंड पाइसिस। वीनस बोला कि भले जुपिटर गुरु है, गुरु तो मैं भी हूँ, वो देव गुरु है, मैं दैत्य गुरु हूँ, मैं कम नहीं लूंगा, मैं उतना ही लूंगा जितना देव गुरु बृहस्पति के पास है। इसलिए वीनस को भी 2 राशि मिली, एक टॉरस, दूसरी लिब्रा। चेतन बोला कि भाई मैं सबसे धीरा चल रहा हूँ, ठीक है, बहुत मेरी जो आप गति देखोगे ना, बहुत स्लो मूविंग है, तो मैं ना ज्यादा डिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी नहीं लूंगा, मुझे साथ साथ अगल बगल वाले प्लॉट चाहिए। इसलिए उसको मकर और कुंभ, समझ गए। तो जो साथ वाली प्रॉपर्टी थी ना, वो सेकंड ने खरीद ली थी।
अभी इनकी मूल त्रिकोण राशि की बात करते हैं। चलो मूल त्रिकोण वाला कॉन्सेप्ट मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा उसमें मुझे डिटेलिंग, यानी ऐसा कोई मेजर डिटेलिंग नहीं है, बट फिर भी अभी के लिए इतना समझ लो कि ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑनर्स है। ठीक, इसके ऊपर से हम फ्रेंड्स, एनिमिटीज, वो सारी चीजें आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी राहु केतु के लिए अभी के लिए इतना समझो, वो जिस घर में बैठेंगे उस घर के मालिक है। ठीक, राहु केतु जिस घर के अंदर बैठेंगे उस घर के मालिक। अभी कोई कुंडली की स्ट्रेंथ आपको जाननी हो ना, तो इतना समझ ला के कि सन मून अगर अच्छा है ना कुंडली के अंदर, तो बाकी सारी चीजें अच्छी, यानी नॉर्मल होगी तो चल जाएगा। सन मून का सही होना जरूरी है, क्योंकि ये लुमिनरीज रॉयल प्लैनेट्स है। इनके पास सत्ता रही तो अच्छे से सत्ता चलेगी। सन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मून स्टेट गवर्नमेंट है, राजा रानी है ना। अगर वो वीक हो गए ना, तो फिर इन पांच में से जो भी बदमाश बहुत स्ट्रेंथ वाला होगा ना, वो कुंडली को चलेगा। ठीक है, ये इतना समझ लो, ये पंचेंद्रिय है। ठीक है, पांच इंद्रिय है। सन क्या है? सोल है, आत्मा। अगर आत्मा के हाथ में बाजी रही तो परमात्मा के हाथ में बाजी रही। इंद्रियों के वश में चला गया तो जैसे जिसकी इंद्रिया काम करेगी वैसे उसकी लाइफ आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो उसको डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी नेक्स्ट क्लास में हम प्लैनेट्स को लेंगे। अरे हाँ, प्लैनेट्स को समझेंगे, राशियों को समझेंगे, प्लैनेट्स के वर्गीकरण, राशियों के वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद हम हर एक प्लैनेट हर एक भाव में उस हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। तो एंड करें क्लास को, फिर कोई कंफ्यूजन ना हो तो। वैसे नहीं होना चाहिए, आप लोग हो मेरे साथ, बट फिर भी जो नए हैं, अभी दो तीन क्लास ज्वाइन किए, तो उनमें से किसी को बोलो। ठीक है, तो फिर एंड करो क्लास को, यस नो तो बोल दो। जी सर। जी सर, ठीक है, बिल्कुल। चलो। जय श्री थैंक यू राम। सर। जय जय श्री। श्री। जय श्री राम।